17वीं शताब्दी की शुरुआत में जब भारत मुगल सम्राट जहांगीर के अधीन एक समृद्ध और विशाल साम्राज्य था, तब यूरोप की व्यापारिक शक्तियां भारत की ओर आकर्षित होने लगीं। इन्हीं शक्तियों में से एक थी इंग्लैंड की ईस्ट इंडिया कंपनी, जिसे 31 दिसंबर 1600 को इंग्लैंड की रानी एलिजाबेथ प्रथम ने भारत में व्यापार करने का विशेष अधिकार देते हुए चार्टर प्रदान किया था। इस कंपनी का उद्देश्य केवल व्यापार करना था, विशेषकर मसाले, कपड़ा और रेशम। 1608 में पहली बार कप्तान विलियम हॉकिंस के नेतृत्व में अंग्रेज सूरत के बंदरगाह पर पहुंचे, लेकिन उन्हें यहां व्यापारिक केंद्र स्थापित करने की अनुमति नहीं मिली। इसके बाद 1615 में किंग जेम्स प्रथम ने सर टॉमस रो को भारत भेजा। सर टॉमस रो मुगल सम्राट जहांगीर के दरबार में पहुंचे और कूटनीति तथा उपहारों के माध्यम से उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में व्यापारिक फैक्ट्रियां स्थापित करने की अनुमति दिलाई। यह अनुमति अंग्रेजों के लिए एक महत्वपूर्ण सफलता थी। इसके बाद अंग्रेजों ने सूरत, मछलीपट्टनम, मद्रास, चेन्नई, बम्बई, मुंबई और कोलकाता जैसे प्रमुख बंदरगाहों पर अपनी फैक्ट्रियां और गोदाम स्थापित किए। यह व्यापारिक गतिविधियां धीरे धीरे उन्हें प्रशासनिक और सैन्य शक्ति की ओर ले जाने लगी। सन 1668 में अंग्रेजों को बम्बई का नियंत्रण पुर्तगाल से प्राप्त हुआ, जो कि चार्ल्स द्वितीय को पुर्तगाल की राजकुमारी कैथरीन से विवाह के समय दहेज में मिला था। अंग्रेजों ने बम्बई को व्यापारिक और सामरिक दृष्टि से विकसित करना शुरू किया। ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत में बढ़ता प्रभाव डच, फ्रांसीसी और पुर्तगालियों की चिंताओं का कारण बनने लगा, किंतु अंग्रेजों की संगठन क्षमता और कूटनीति ने उन्हें अन्य यूरोपीय शक्तियों से अधिक मजबूत बना दिया। अब अंग्रेज केवल व्यापार तक सीमित नहीं रहे। 1690 में जॉब चार्नक ने हुगली नदी के किनारे एक छोटे से गांव कलकत्ता में व्यापारिक केंद्र की स्थापना की, जो आगे चलकर अंग्रेजों की राजधानी बना। 1757 में बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला और अंग्रेजों के बीच प्लासी का युद्ध हुआ। इस युद्ध में अंग्रेजों ने विश्वासघात की नीति अपनाई। रॉबर्ट क्लाइव ने नवाब के सेनापति मीर जाफर को अपने पक्ष में कर लिया। परिणाम स्वरूप सिराजुद्दौला पराजित हुआ और अंग्रेजों ने पहली बार भारतीय भूभाग पर निर्णायक नियंत्रण स्थापित किया। इसके बाद 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ, जिसमें अंग्रेजों का सामना मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय, अवध के नवाब शुजाउद्दौला और बंगाल के मीर कासिम से हुआ। इस युद्ध में भी अंग्रेज विजयी रहे और 1765 में मुगल सम्राट ने रॉबर्ट क्लाइव को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी अर्थात कर वसूली का अधिकार प्रदान कर दिया। ये घटना ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए एक निर्णायक मोड़ साबित हुई, क्योंकि अब उनके पास आर्थिक संसाधनों पर सीधा नियंत्रण था। अंग्रेजों की शक्ति अब केवल बंगाल तक सीमित नहीं रही। उन्होंने धीरे धीरे भारत के विभिन्न हिस्सों में अपने साम्राज्य का विस्तार किया। 1773 में वॉरेन हेस्टिंग्स को भारत का पहला गवर्नर जनरल नियुक्त किया गया, जिसने बंगाल में प्रशासनिक सुधारों की शुरुआत की। 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस ने स्थायी बंदोबस्त प्रणाली लागू की, जिससे कंपनी को भूमि से स्थायी राजस्व प्राप्त होने लगा। अंग्रेजों ने 1799 में टीपू सुल्तान को श्रीरंगपट्टनम के युद्ध में पराजित कर दक्षिण भारत में अपना प्रभुत्व स्थापित किया। 1818 तक मराठों को भी हराकर उन्होंने भारत के अधिकांश भाग पर अधिकार कर लिया। इस दौरान लॉर्ड वेलेस्ली और लॉर्ड डलहौजी जैसे गवर्नर जनरल्स ने डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स और सहायक संधियों की नीति से भारतीय रियासतों को कंपनी के अधीन लाना शुरू कर दिया। 1856 में अवध को भी ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया गया। इन सभी घटनाओं और नीतियों के चलते भारतीय जनता में असंतोष बढ़ता गया, जो अंततः 1857 की क्रांति के रूप में फूटा। इसे भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम कहा जाता है। इस विद्रोह के बाद 1858 में ब्रिटिश संसद ने एक अधिनियम पारित कर ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त कर दिया और भारत का सीधा शासन ब्रिटिश क्राउन के हाथों में सौंप दिया गया। अब भारत की बागडोर ब्रिटेन की महारानी के अधीन आई और गवर्नर जनरल को वायसराय की उपाधि दी गई। भारत का पहला वायसराय लॉर्ड कैनिंग बना। इस प्रकार एक व्यापारिक कंपनी के रूप में भारत में प्रवेश करने वाले अंग्रेज धीरे धीरे पूरे भारत पर शासन करने लगे। यह शासन एक राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक परिवर्तन का युग लेकर आया, जिसकी नींव 1600 में डाले गए एक छोटे से व्यापारिक चार्टर से रखी गई थी। दोस्तों, वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है। कृपया इसे लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और हो सके तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।